हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और सेकंड होगा द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। अगर हम बात करें 1830s के पीरियड की, तो यहां पर यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी कंट्रीज की वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसके कारण बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए। यानी कि जो पुअर ग्रुप्स होंगे सोसाइटी में वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जब डिक्लाइन में जाएगी तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसी सेक्शन पर क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो बच्चे ये जो पीरियड था यूरोप में, यहां पर जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो रही थी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो यानी कि डिमांड बढ़ रही थी, और यहां पर जो सप्लाई का लेवल था वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितनी की डिमांड हुई, जिसके कारण की जो मार्केट्स थी उनमें जो प्रोडक्शन था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। दूसरा बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट। यूरोपियन कंट्रीज में इस टाइम पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल था वो भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों के मन में क्या हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, अग्रेशन था। तीसरा बच्चे, ओवर क्राउडेड स्लम्स। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी तो माइग्रेशन बढ़ रहा था, यानी कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर जाने लगे थे। जैसे ही माइग्रेशन का जो लेवल था वो बढ़ रहा था तो उसकी वजह से जो सिटीज थी वहां पर जो स्लम एरिया थे उसमें क्या हो रहा था, भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। उसके साथ साथ बच्चे, अगर हम बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर, यूरोपियन कंट्रीज में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे जो इंग्लैंड से मशीनी गुड्स आ रही थी। जो इंग्लैंड था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था वो चल रहा था, यानी कि जो गुड्स तैयार हो रही थी वो किससे हो रही थी, मशीन से। और मशीन से तैयार हुई गुड जो भी वस्तु है वो क्या होगी, बहुत सस्ती होगी, और वो चीप रेट में जो हमें गुड्स मिल रही थी, जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर थे उसके प्राइस से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, जिन ये भी अपनी काम धंधों को क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे। जब कंपीट ही नहीं हो रहा, लोग उसे खरीद ही नहीं रहे, तो उनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है, जो उनका प्रोडक्शन का सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठप हो जाएगा। अगर अगला बच्चे, राइज ऑफ फूड प्राइजेस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये सारी सिचुएशंस क्या कर रही थी, फूड जो प्राइजेस थे उनको इंक्रीज कर रही थी, जिसमें कि जो मिडिल क्लास लोग थे और जो पुअर सेक्शन था सोसाइटी का उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, एग्रेशन आ रहा था, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये बात तय होती है कि यहां से जो रिवोल्ट है पुअर सेक्शन के वो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। उसके साथ साथ बच्चे जो पीजेंट्स थे उनके लिए भी ये पीरियड क्या नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। इसमें उनके जो फ्यूडल ड्यूज थे और ऑब्लिगेशंस थी वो बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट, वो उगा रहे थे फसल को बट उसको जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इतना नहीं हो रहा था कि वो अपने जो लोन्स लिए हैं, जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनके पैसे उधार लिए हैं उनको क्या कर सकें, वापस कर सकें। इसीलिए उनको बहुत सारा क्या करना पड़ रहा था, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको हर यूरोपियन कंट्री में उस टाइम देखने को मिलेगी। अब इसी के चलते यहां का जो पुअर सेक्शन होगा वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी कि मोनार्की के अगेंस्ट क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा। इसी पॉपुलर रिवोल्ट में हम देखते हैं वेवर्स का रिवोल्ट जो कि सिल्सिया में हुआ था। बच्चे 1845 में एक रिवोल्ट हुआ सिल्सिया में जो कि वेवर्स ने किया। वहां पर जो सिस्टम था वो वेवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट का था। कॉन्ट्रैक्टर्स वेवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और जो बना बनाया यानी कि फाइनल गुड्स होती थी वो वेवर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को सेल करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनके फाइनल गुड्स के जो प्राइस था उसको कम कर दिया। बट जो ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, फूड प्राइसेस के जो प्राइस हैं
फूड प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, बट उनकी फाइनल गुड्स क्या हो रही थी, सस्ती। और उसी के साथ साथ जब यहां पे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन की वजह से रॉ मटेरियल क्या हो रहा था, महंगा हो रहा था। अब ये सारी सिचुएशंस किसके लिए अगेंस्ट थी, वेवर्स के लिए। तो वेवर्स क्या करते हैं, सिलसिया में रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट दी कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके घरों पर अटैक करने लग जाते हैं, उनके जो हाउसेज होते हैं उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं और जो भी उनकी डायरीज मेंटेन की होती है जिसमें इनके जो ड्यूज होते हैं उनको लिखा होता है उनको जला देते हैं। बट बाद में इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। बट ये जो रिवोल्ट था वो ये इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से सिलसिया में आया था, जो वेवर्स ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट किया। इसी के बीच बच्चे जब पुअर सेक्शन सोसाइटी का रिवोल्ट कर रहा था, जब वर्किंग क्लास जो वर्कर्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, अब मिडिल क्लास जो एजुकेटेड क्लास होगी वो क्या करेगी, इनके रिवोल्ट को लीड करेगी और ये सारी की जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसको नेशन या नेशनलिज्म के आइडिया के साथ क्या करेगी, जोड़ देगी और मोनार्की के अगेंस्ट एक पिलर खड़ा कर देगी जो कि मोनार्की को ढाने का क्या करेंगे, प्रयास करेगी। इसी में बच्चे एक रेवोल्यूशन और होगा। जब ये सिचुएशंस बन रही थी और ये पॉपुलर रिवोल्ट हो रहे थे, इनको लीड करने वाले कौन थे, लिबरल्स थे, यानी कि मिडिल जो क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो इनको लीड करेगी और एक रेवोल्यूशन कर देगी 1848 में। और इसका गढ़ कौन सा होगा, हमारा फ्रांस, क्योंकि इससे पहले 2 रेवोल्यूशन कहां हो चुकी है, फ्रांस में। जब ये रेवोल्यूशन होगी बच्चे तो यहां पर फ्रांस क्या हो जाएगा, रिपब्लिक बन जाएगा, यानी कि मोनार्की को जो भी लुई फिलिप, आपने देखा था ना कि कंजर्वेटिव्स आए थे 1815 में जिन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। देन 1830 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद लुई फिलिप को क्या किया गया था, वहां पर किंग बनाया गया था। अब किंग का कोई रोल ही नहीं रहा, उन्होंने कहा जी हम मोनार्की को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और हम फ्रांस को क्या बनाते हैं, रिपब्लिक बनाते हैं और बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। यानी कि ये ध्यान रखना कि यहां पर जो रिपब्लिक बनाया गया था वो यूनिवर्सल मेल सफरेज पर था, यानी कि मेल को ही वोटिंग राइट प्रोवाइड किए गए थे और उसी के बेस पर फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक बन गया। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जब मैटरनिक ने पिछली बार कहा था, रिमार्क किया था फ्रांस के लिए कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप क्या होता है उससे इफेक्टेड। यहां भी क्या होगा, यूरोप में कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर देखें इस पीरियड में भी जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एक नेशन नहीं थे, वो एम्पायर्स में ही क्या थे, डिवाइडेड थे। बट यहां पर जर्मनी में बच्चे क्या हुआ, जर्मन रीजन में जो मिडिल एजुकेटेड क्लास थी वो इकट्ठे होने लगी। उन्होंने क्या किया, जो भी ये जर्मन स्टेट्स थे वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स की कमेटी बनाई और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड मेंबर्स क्या हुए, कहां पर मिले, सेंट पॉल चर्च जो कि फ्रैंकफर्ट में थी। फ्रैंकफर्ट में बच्चे मिले क्यों, इनका जो मेन पर्पस था वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जर्मनी के लिए और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का और किसी को वहां पर मोनार्क बनाया गया जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किसका देन है, जो रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में 1848। जो मिडिल क्लास बंदे हैं, जो एजुकेटेड क्लास थी वो इकट्ठे हुए, कहां पर, सेंट पॉल चर्च थी फ्रैंकफर्ट में, वहां पर इनका मेन पर्पस क्या था इकट्ठे होने का, कि ड्राफ्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन के लिए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को चुना और किसे हेड बनाया स्टेट का, जर्मन का, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को। बट यहां पर जो ये किंग था फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ये चीज को रिफ्यूज कर देता है, ये जो प्रपोजल दिया था ये मिडिल क्लास ने इसको रिफ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी वो क्या हो जाती है, अबॉलिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो हेड था उसी ने इसको रिफ्यूज किया और रिफ्यूज करने का
रीजन क्या था? इसने अदर मोनार्क, जो भी यूरोप में अदर मोनार्क से, उनको सपोर्ट किया। यानी कि ये कंजर्वेटिव था और कंजर्वेटिव होने के नाते इसने क्या किया, वहां पर अदर मोनार्कीज को सपोर्ट किया। इसके कारण फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो सिस्टम था, जो उनका मेन पर्पस था, वो भी उसी के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। बट बच्चे, इस रेवोल्यूशन के बाद, इन चेंजेस के बाद कंजर्वेटिव्स को एक बात तो समझ आ गई कि हमें अगर यूरोपियन सोसाइटीज को कंट्रोल करना है, अगर हमें इस अपने एम्पायर्स को बना के रखना है, तो हमें उसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी लाने होंगे। अदरवाइज हम बहुत सारी रेवोल्यूशंस को क्या करेंगे, फेस करेंगे। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये नेशनलिज्म का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो आफ्टर रेवोल्यूशन क्या किया इन्होंने, कंजर्वेटिव्स ने चेंज लाना स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ रशिया और जो हैम्सबर्ग एम्पायर थे, वहां पर सर्फडम और बाउंडेड लेबर को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया। यानी कि कुछ ऐसे लिबरल स्टेप उठाए गए जिससे कि जो रेवोल्यूशन हो रही थी, जो एक माहौल बन रहा था, उसको क्या किया जाए, उसके प्रभाव को कम किया जाए। उसके साथ साथ हैम्सबर्ग एम्पायर ने हंगरियंस को, जो हंगरी एक आप कंट्री देखते हैं ना, जो हंगरियंस थे उस टाइम 1867 में, उनको क्या दी, मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की, यानी कि मोर पावर प्रोवाइड की, कि अपने एरिया में आप क्या कर सकते हैं, कुछ पावर को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस जो रेवोल्यूशन है, उसने एक तरीके से कंजर्वेटिव्स की जो माइंडसेट है, उसको चेंज करने का ट्राई किया, और धीरे धीरे यही माइंडसेट क्या करेगा, पूरे यूरोप में आज जैसी जो कंट्रीज हम देखते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट में काम करेगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक्स में जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से बिल्ड हुआ, किस तरीके से बना। आज की वीडियो में हमारे ये दो टॉपिक हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और एक बच्चे आफ्टर रेवोल्यूशन की क्या चेंजेस हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैम्सबर्ग एम्पायर ने हंगरियंस को मोर ऑटोनॉमी दी, कब, 1867 में, और इसके साथ साथ जो सर्फडम था और बाउंडेड लेबर थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया रशिया और हैम्सबर्ग। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको करवा रहा हूं वो आपके समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।